Good morning, students. This is the fourth chapter of social change and development in India, which is change and development in rural society. In last videos, we have discussed about the stories of Indian democracy, and we have discussed about the Panchayati Raj and Pesa system which was introduced in India in various years. Today we are going to start another point of rural society of India. Before we start the chapter, let us see the table of content. In this chapter we are going to discuss these all points: agrarian structure, caste and class in rural society, land reform. स्टूडेंट, एक पॉजिटिव बात आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगी कि इस चैप्टर का जो कंटेंट है, सेम ये कंटेंट हम लोग पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस कर चुके हैं. कास्ट एंड क्लास हम लोग अर्लियर स्ट्रक्चरल चेंज, कल्चरल चेंज में डिस्कस कर चुके हैं. लैंड रिफॉर्म हम लोग प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सेकेंड चैप्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था, लैंड रिफॉर्म हम लोगों ने पढ़े हैं. ग्रीन रेवोल्यूशन और उसके कंसिक्वेंसेस तो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में देखे ही हैं. ट्रांसफॉर्मेशन इन रूरल सोसाइटी जो कि चेंज से रिलेटेड है. सर्कुलेशन ऑफ लेबर, आज की डेट में ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, सर्कुलेशन ऑफ लेबर, जिसको हम लोग कई बार माइग्रेंट लेबर्स भी कहते हैं, लेबरर्स कहते हैं, जो इन दिनों माइग्रेट कर रहे हैं. आज का जो कोरोना पेंडेमिक है इन दिनों, उसमें ये सर्कुलेशन ऑफ लेबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है और एक हॉट डिबेट का भी इशू बना हुआ है. लास्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, दिस टॉपिक इज globalization, liberalization in rural society. How globalization and liberalization affected rural society of India. कैसे अफेक्ट किया है, इन सारी चीज़ों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक विच इज एग्रेरियन स्ट्रक्चर, कास्ट एंड क्लास इन रूरल सोसाइटी. स्टूडेंट्स, एग्रेरियन स्ट्रक्चर स्टार्ट करें. एग्रेरियन मतलब एग्रीकल्चरल सोसाइटी. स्टूडेंट्स, agriculture is not just an economic activity for this rural area, but also it is a way of life and a way of identity also. जब भी आपके माइंड में रूरल एरिया की बात उठती है तो एक ऐसा पिक्चर क्रिएट होता है, विजुअलाइज आप करने लगते हैं एक ऐसी जगह को जहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हों. तो ये रूरल एरिया ने एग्रीकल्चर को अपनी आइडेंटिटी बनाया है और इसी एग्रीकल्चर के साथ उन्होंने अपने कल्चर को भी मिक्स किया है. और ये एग्रीकल्चर कैसे उनके कल्चर का पार्ट बन गया, वो हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे. स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो ये आपको बताएंगे कि कैसे हमारे वेरियस फेस्टिवल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड हैं. तमिलनाडु की बात करते हैं. तमिलनाडु में स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक फेस्टिवल मनाया जाता है, दैट इज़ पोंगल. पोंगल कब मनाया जाता है? पोंगल तब मनाया जाता है जब फसलों की कटाई होती है. ठीक है, जब फसलें काटी जाती, हार्वेस्टिंग जब इनकी होती है, दैट टाइम तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं. एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं. तमिलनाडु में सेलिब्रेट करते हैं पोंगल. असम की बात करें तो असम में दैट टाइम सेलिब्रेट किया जाता है बिहू. इट इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय द असमीज ऑन द ओकेजन ऑफ हार्वेस्टिंग. आगे बात करते हैं, हम पंजाब की बात करते हैं. पंजाब में हार्वेस्टिंग के टाइम पर बैसाखी मनाई जाती है स्टूडेंट्स. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कर्नाटका, तो कर्नाटक में दैट टाइम पर उगाड़ी सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ फेस्टिवल विच इज़ यूज टू सेलिब्रेट इन ड्यूरिंग दिस हार्वेस्टिंग. तो इससे हमको मालूम पड़ रहा है कि कैसे हमारी रूरल सोसाइटी ने एग्रीकल्चर को अपना एक सब्स्टिट्यूट बना दिया है. और सब्स्टिट्यूट बनाने के कारण आज की डेट में रूरल सोसाइटी के स्ट्रक्चर के लिए कई लोग वर्ड यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ एग्रेरियन स्ट्रक्चर.
रूरल सोसाइटी तो हम लोग कहते ही हैं, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, लेकिन रूरल सोसाइटी की कल्चरल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस पर बेस्ड हैं? दीज एक्टिविटीज़ आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एग्रेरियन स्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर और कल्चर के बीच में एक स्ट्रांग रिलेशनशिप कैसे होती है, हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन आपको एक बात ये ध्यान देने की है कि इस रिलेशनशिप में वैरायटी है, स्टेट वाइज, कास्ट वाइज, कम्युनिटी एंड रिलीजन वाइज। आपको यहाँ इस द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर एंड कल्चर आपको वैरायटी देखने को मिलेगी। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ के रूरल एरियाज़ भी हैं जहाँ पर जो रूरल एरियाज़ का लाइवलीहुड है वो, और उसकी जो सोशल सिस्टम है, लाइवलीहुड सोशल सिस्टम दोनों के दोनों ही एग्रीकल्चर के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया ही कि ये जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं एग्रेरियन सोसाइटी की, एग्रीकल्चर जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम का ही एक पार्ट भी है, हमारी इकोनॉमी का ही एक पार्ट है। लेकिन स्टूडेंट्स, इशू ये है कि आज की डेट में हमारा ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर, जिसको अपन रूरल स्ट्रक्चर कह रहे हैं, इसमें चेंजेस, ये चेंज है स्टूडेंट्स कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस था या फिर ट्रेडिशनल वर्क था वो आज की डेट में कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जिस ट्रेडिशनल वर्क और बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ वो हम एग्रेरियन सोसाइटी मींस एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा चेंज ये देखने को मिल रहा है कि ट्रेडिशनल जॉब्स जो पहले रहा करती थी, गांव में ही कुछ कहानी सुनाने वाले रहते थे, कुछ पुजारी रहते थे और कुछ हॉरोस्कोप देखने वाले लोग भी रहते थे, लेकिन आज की डेट में धीरे 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 करके इनके जॉब्स ख़त्म होती जा रही हैं और इसकी जगह न्यू जॉब्स जनरेट होती जा रही हैं। ये जॉब्स कैसी हैं? ये जॉब्स गवर्नमेंट जॉब्स हैं। गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे करके लोगों का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा अपन देखें तो पोस्ट ऑफिस, ये न्यू जॉब्स जो हैं जो पहले नहीं रहा करती थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट देख लें या फिर हम मिलिट्री देख लें, आर्मी देख लें या फिर फैक्ट्री वर्कर देख लें, तो आज का हमारा जो रूरल एरिया है उस रूरल एरिया में आपको फैक्ट्री वर्कर देखने को मिल जाएंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट, मिलिट्री हो गई, या फिर दूसरे हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये आपको जॉब्स जो न्यू जॉब जनरेट हुई है ये देखने को मिल जाएगी। जबकि पहले ये सारी जॉब्स जो थी वो अर्बन एरिया में ही होती थी। रूरल एरिया में लोग खुद पढ़े हुए लिखे हुए नहीं रहते थे, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे कैसे? और ना ही पोस्ट ऑफिस रहा करते थे और ना ही हमारे यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स रहा करते थे, क्योंकि फैक्ट्री नहीं रहा करती थी तो फैक्ट्री वर्कर्स भी वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं रहा करते थे। वो सोसाइटी बेस्ड होती थी प्योरली एग्रीकल्चर पर। लेकिन धीरे धीरे करके ये एग्रेरियन सोसाइटी, हमारी रूरल सोसाइटी चेंज होती जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है हमको हमारे रूरल सोशल स्ट्रक्चर में। स्टूडेंट्स, जिस हेडिंग की हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पे करने वाले हैं वो स्टार्ट होती है यहाँ से, इंडिया लिव्स इन विलेजेस। महात्मा गांधी ने कहा था भारत गांवों में बसता है। इंडिया की आज की पॉपुलेशन अगर अपन देखें तो अराउंड हमारी 68% पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज 2011 सेंसस का डेटा है, आज की हमारी 68% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती है। और इस रूरल एरिया का मेन बिजनेस आज की डेट में भी जो है, हम इवन दो इसमें चेंजेस आए हैं, लेकिन हाँ आज की डेट में भी रूरल एरिया का जो मेन बिजनेस है इट इज़ एग्रीकल्चर। लेकिन धीरे धीरे करके ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें भी चेंजेस आए। लोग एग्रीकल्चर को अब इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस नहीं मानते हैं। हम अगर देखें कि कौन कौन से कास्ट और क्लास कैसे रिलेटेड है इस एग्रेरियन स्ट्रक्चर से और रूरल स्ट्रक्चर से। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे रूरल एरियाज़ में
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी ओनर हैं, जबकि अराउंड 40 to 50% आपको ऐसे फार्मर भी मिलेंगे जो कि प्रॉपर्टी ओनर नहीं हैं। कुछ फार्मर्स प्रॉपर्टी ओनर हैं जबकि कुछ फार्मर्स प्रॉपर्टी ओनर नहीं हैं। वो बस डेली वर्क करके ऑन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वो वहाँ पे वर्क करके जो भी प्रोडक्टिविटी उनको मिलती है उसी से वो अपना काम चला लेते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, ये इनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ मैंने 40 to 50% आपको कहा है कि प्रॉपर्टी लेस हैं, जबकि रिमेनिंग जो हैं उनके पास प्रॉपर्टी तो है, लेकिन जो मास लैंड है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोगों के पास है। रिमेनिंग जो आपका परसेंटेज रहता है उनके पास छोटे छोटे एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं। और आज की डेट में भी रूरल एरिया में लोग बिलो पुअर्टी लाइन लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, और इनमें वही हैं जो कि हमारे पुअर लैंडलेस फार्मर हैं। हम अगर इस इकोनॉमिक सिस्टम को, जैसा कि हम लोगों ने कहा, ये व्हाट इज क्लास, हमारी जो हेडिंग है एग्रेरियन स्ट्रक्चर इन इंडिया, कास्ट एंड क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लास मीन्स इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ सोसाइटी। तो हम सबसे पहला पॉइंट इस हेडिंग का ले रहे हैं, देखो यहाँ पे है जैसे कि कास्ट एंड क्लास इन रूरल इंडिया। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं क्लास इन रूरल एरिया। क्लास का मतलब क्या होगा? इकोनॉमिक डिवीजन। अब इकोनॉमिक डिवीजन में कैसा डिवीजन देखने को मिलता है? मतलब अपर, मिडिल, लोअर। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि लैंडलेस फार्मर्स जो हैं वो लोअर सेक्शन, लोअर क्लास में एग्जिस्ट करते हैं और इनका नंबर बहुत बड़ा है। सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड विद द प्रॉपर्टी ओनरशिप और ट्रांसफ़र को लेकर एक दूसरा पॉइंट जो बनता है, इट इज़ हमारे यहाँ पर क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और क्योंकि यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी है, दैट इज़ वाई फीमेल्स यहाँ पे प्रॉपर्टी ओन करें ऐसा बहुत कम होता है। आपके घर में भी मोस्ट ऑफ, अभी तो ठीक है गवर्नमेंट ने फीमेल्स प्रॉपर्टी ओन करें इसको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस जो स्कीम्स होती हैं उसमें लेडीज़ के लिए स्पेशल एक कंसेशन होता है। इस वजह से लेडीज़ की अब प्रॉपर्टी ओनरशिप इंक्रीज़ हो रही है। वेरी स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो लैंड ओनरशिप इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन हाँ जो इंक्रीमेंट ये देखने को मिला है दैट इज़ वेरी माइनर। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी है, आप भी अपने पेरेंट्स से पूछ के देखें। एक टास्क आपको ये देती हूँ मैं कि आप आपके पेरेंट्स से पूछें कि क्या उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। फर्स्ट पॉइंट, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसकी रजिस्ट्री किसके नाम पर है, ये उनको पूछना है। मदर के नाम पे है या फादर के नाम पे है। यहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी क्या है। हमारी सोसाइटी आज भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पैट्रियार्कल सोसाइटी है दैट इज़ वाई जो फीमेल्स हैं इनको प्रॉपर्टी ओन करने के सोशल राइट्स नहीं मिलते हैं। देखो लीगल राइट्स तो हमारी गवर्नमेंट तो कहती है दे दो, लीगल राइट्स हैं, लेकिन सोसाइटी कई बार मानती है कि लेडीज़ प्रॉपर्टी संभालने के लिए इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं होती हैं, इस वजह से लेडीज़ को प्रॉपर्टी ओन नहीं करनी चाहिए। और हमारे यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो आज भी बहुत बड़े नंबर में लैंडलेस होती हैं, प्रॉपर्टी लेस होती हैं। लेकिन फिर भी इतना नेगेटिव होने की रिक्वायरमेंट नहीं है स्टूडेंट्स। हमारी गवर्नमेंट ने 1956 में वेरियस अमेंडमेंट्स किए, और इसके थ्रू यहाँ पर प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को लेकर भी, प्रॉपर्टी शेयरिंग को लेकर भी, अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी की शेयरिंग को लेकर भी एक इक्वल राइट्स की बात कही गई है कि प्रॉपर्टी जो है वो लेडीज़ में भी ट्रांसफ़र होगी। और इसी ऑर्डर में 2005 में भी एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें कहा था कि आफ्टर मैरिज भी जो फादर की या मदर की जो भी पैटर्नल प्रॉपर्टी उनकी है उसकी इक्वल शेयरिंग होगी बिटवीन बोथ चिल्ड्रन,
male children and female children, even though the female has migrated from her maternal house और paternal house. तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट एफर्ट्स कर रही है, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि परमिट नहीं करता है लेडीज़ को, और ना ही प्रमोट करता है उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप के लिए. अगर रूरल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना हो, एग्रेरियन स्ट्रक्चर की, जिसकी हम लोगों ने यहाँ बात की है, ये एग्रेरियन स्ट्रक्चर हमको अच्छे से समझना है तो हमको इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप को समझना बहुत ज़्यादा, वेरी स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो लैंड ओनरशिप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये लैंड इन एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ में, एग्रेरियन सोसाइटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है. अब ये क्यों समझना ज़रूरी है, इसको यूँ देखें. क्लास, बेसिकली इकोनॉमिक डिवीज़न. अब जिन एग्रेरियन सोसाइटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कम्प्लीटली बेस्ड होती हैं एग्रीकल्चर पर. एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड है लैंड हो. अब लैंड जिसके पास होगा, सबसे ज़्यादा जिसके पास होगा, उसकी इनकम अपर कम है तो मिडिल, और नहीं है तो लोअर. तो ये लैंड डिसाइड कर रहा है कि आपकी इनकम कितनी होगी, और इसी इनकम के थ्रू ही आप डिवाइड होंगे इनटू 3 क्लासेस, अपर, मिडिल एंड लोअर. इसी वजह से अगर आपको रूरल एरिया का एग्रेरियन सोसाइटी का क्लास जानना है, क्लास डिवीज़न समझना है, तो हमको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है. इस स्ट्रक्चर में जिनके पास मास लैंड अवेलेबल है वो अपनी हाई इनकम जनरेट कर लेते हैं, लेकिन जो लैंडलेस हैं उनके लिए यहाँ पर एक इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है. और ये इकोनॉमिक क्राइसिस ये होता है कि पहली बात तो इनके लिए एक फुल टाइम जॉब नहीं होता है जो कि ऑलवेज इनके पास रहे, क्योंकि कभी कोई क्रॉप आप सो कर रहे हैं और कभी कोई दूसरी. तो इनके पास एक तो 12 मंथ्स पूरे ईयर इनके पास जॉब नहीं रहता. तो पहले ही इकोनॉमिक स्टेटस भी देखो, एक तो इनके पास लैंड नहीं है. जो लोअर लोग हैं, जिनकी लोअर इनकम है, इनके पास लैंड नहीं है, अपना लैंडलेस हैं. जॉब भी पूरा साल इनको मिलती नहीं है, और जो जॉब मिलती है उसकी वेजेस बहुत ज़्यादा लो हैं, और इनका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो जॉब है, वो भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेन तो है ही, इनसिक्योर भी है. और इन सारे कारणों के पीछे अगर अपन देखें तो इसका एक रिजल्ट निकलता है रूरल पुअर्टी. यही रीज़न है कि रूरल एरिया में पुअर्टी बहुत ज़्यादा है. और उसका रीज़न क्या निकल रहा है? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए कुछ इतने लोगों के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है और इतने लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है. तो ये जो इनइक्वालिटी आपको इन दोनों के बीच में दिख रही है, यही इस पुअर्टी गैप को इंक्रीज करती है. और माना ये भी जाता है कि कई लोग जो कि लैंड ओनर तो हैं, लेकिन वेरियस एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कई बार ये लोन लेते हैं जो लोकल फ्यूडल्स होते हैं, और उन्हीं लोकल फ्यूडल्स को लोन रीपे कर नहीं पाते हैं जब ये, तब कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते करते इनकी लैंड की ओनरशिप भी उनसे चली जाती है. और कुछ लोग जिनके पास लैंड नहीं होता है, स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी सिचुएशंस. एक तो लैंडलॉर्ड हैं ही और रिच भी हैं, तो उनका काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, उनके वर्कर उनका काम करते रहते हैं. दूसरे लैंड ओनर हैं लेकिन पुअर हैं तो वो लोन लेते हैं, और लोन अगर वो रीपे नहीं कर पाते हैं ठीक से तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से उनकी लैंड की ओनरशिप गई. दूसरे जो कि लैंडलेस हैं, इनके पास लैंड नहीं है, लेकिन ये रेंट पे लैंड ले लेते हैं, ठीक है. और रेंट पर लैंड लेने के बाद ये वापस वही है, वापस आपके ऊपर इंटरेस्ट इम्पोज हो रहा है, रेंट इम्पोज हो रहा है. और ये भी जो
फार्मर्स हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने में फेल रहती है ये वाली रेंटल सिस्टम भी। स्टूडेंट्स, नॉट ओनली द क्लास बट कास्ट ऑल्सो अफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि कास्ट और क्लास दोनों ही किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, तो हम क्योंकि रूरल सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, एग्रेरियन सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, सो it is very important to study about the caste system also and how this caste system affect this agrarian structure of our society. We have already read about the class system also. Now we are moving on the caste system, how it's affect. Students, जब हम agrarian system की बात करते हैं तो चाहे आप क्लास पढ़ें चाहे कास्ट पढ़ें, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ एग्रेरियन स्ट्रक्चर है, इट इज लैंड। क्लास भी किस बेस पर डिवाइड हो रही है? लैंड के बेस पर, अपर, मिडिल एंड लोअर। और जब हम कास्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी हमको लैंड और प्रॉपर्टी ओनरशिप को देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कास्ट में प्रॉपर्टी ओनरशिप को कैसे देखें? स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी अबाउट दिस। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, तो जब हम इसमें प्रॉपर्टी की ओनरशिप देखेंगे, देन वी हैव टू सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग ऑल दीज कास्ट्स। तो हमको देखना पड़ेगा कि ब्राह्मण के पास लैंड ओनरशिप कितनी है, क्षत्रिय के पास लैंड ओनरशिप, वैश्य एंड शूद्रा कम्युनिटी की लैंड ओनरशिप के बारे में देखना पड़ेगा। सो ये एक स्टडी जो कि आपकी सोशियोलॉजी एनसीईआरटी 12th क्लास में मेंशन है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट स्टडी। इसमें यह कहा गया है कि ब्राह्मण कम्युनिटी के पास इतनी ज़्यादा लैंड की ओनरशिप नहीं है। ब्राह्मण कम्युनिटी लैंड ओन इतनी ज़्यादा ओनरशिप जिसकी अपन कहें रिमार्केबल हो, अकाउंटेबल हो, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लैंड की ओनरशिप अगर हिस्टोरिकली किसी के पास रही है तो वो इन तीनों कम्युनिटीज़ के पास रही है। क्षत्रिय कम्युनिटी, द मोनार्क्स, आपको मालूम ही है राजा महाराजा जिनके इतने बड़े बड़े पैलेसेस हुआ करते थे, तो मोनार्क के अलावा वैश्य कम्युनिटी, ये वैश्य कम्युनिटी जो कि बिजनेसमैन क्लास है, तो इनके पास भी रहता है, प्रोडक्शन इनका मेन बिजनेस रहता था, प्रोड्यूस करते थे। और फाइनली टुडे शूद्रा कम्युनिटी, स्टडी में मेंशन है कि मोस्टली अपन देखें तो इन तीनों की तीनों कम्युनिटीज़ के पास लैंड की ओनरशिप देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नंबर में अपन देखें तो जनरली ये माना गया है कि जो लैंड की ओनरशिप किसी भी विलेज में देखें, हाइपोथेटिकली दिस इज विलेज ए, अब विलेज ए में लैंड की मोस्ट ऑफ ओनरशिप के बारे में देखें, द बेसिक अजम्पशन इज कि वो ओनरशिप 1 और 2 कास्ट्स में डिवाइड होगी। या तो राजपूत वहाँ के लैंड ओनर्स रहेंगे और मोस्ट ऑफ लैंड की ओनरशिप रहेगी राजपूत कम्युनिटी की, या फिर अगर है तो शूद्रा कम्युनिटी की ओनरशिप है। तो माना ये गया है कि किसी भी विलेज में लैंड की ओनरशिप बेसिकली 1 और 2 कास्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। ये कास्ट्स में जब डिवाइडेड होती हैं तो माना जाता है कि ये कास्ट, सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर्टी ओनर रहते हैं, फर्स्ट थिंग, प्लस ये नंबर में ज़्यादा रहते हैं, मोर इन नंबर ऑल्सो। अब क्योंकि हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था कि एग्रेरियन सोसाइटी में पावर का सबसे बड़ा सोर्स है लैंड, तो जिसके पास लैंड होगी वो पावरफुल कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी की ओनरशिप जिसके पास होगी और वो नंबर में भी ज़्यादा है, तो इस हिसाब से वो पावरफुल भी होगा। और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी एक ग्रुप में हैं तो उसको एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने इनको कहा है डोमिनेंट कास्ट। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आपके एनुअल एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमिनेंट कास्ट, और the concept of dominant caste is given by whom? तो किसने दिया है या फिर इसका मतलब क्या है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं।
अगेन वी आर मूविंग, मैं आपको एक बार रिवाइज करा लूँ ब्रीफली। एग्रेरियन सोसाइटी मतलब रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी में पावरफुल कौन होगा? पावरफुल वही होगा जिसके पास लैंड की ओनरशिप रहेगी, जिसके पास ज़्यादा लैंड उसके पास उतनी पावर, इतनी लैंड इतनी पावर, इतनी लैंड इतनी पावर, ठीक है। लैंड और पावर दोनों पैरेलल चलते हैं। अजम्पशन ये है कि किसी रूरल एरिया में प्रॉपर्टी की ओनरशिप जो है वो 1 और 2 ग्रुप्स के पास रहती है, और ये 1 और 2 ग्रुप जो हैं वो नंबर्स में भी ज़्यादा होते हैं, उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। जब इनकी पॉपुलेशन में भी ज़्यादा हैं, इनके पास लैंड की ओनरशिप भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें जब उनके पास हैं, नंबर प्लस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू पावर, और इस पावर को ही एम एन श्रीनिवास ने डोमिनेंट कास्ट कहा है। और ऐसी कास्ट के कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। मैं पहले भी शायद आपको कल्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक बार ब्रीफली जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसको अपन रिपीट करते हुए बताती हूँ मैं आपको। यूपी में आप देखेंगे डोमिनेंट कास्ट के बारे में बता रही हूँ, जो एम एन श्रीनिवास का कंसेप्ट है। मैक्सिमम लैंड मोर इन नंबर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू डोमिनेंट कास्ट, ठीक है। यूपी में आप देखेंगे डोमिनेंट कास्ट आपको देखने को मिलेगी जाट्स। राजस्थान में देखेंगे द राजपूत कम्युनिटी। कर्नाटका में अगर आप देखें देन इन कर्नाटका इट इज वोकालिगास एंड लिंगायत्स। आप आंध्र प्रदेश में देखें, एपी आंध्र प्रदेश, कम्मास एंड रेड्डी कम्युनिटी। और पंजाब में देखें, इन पंजाब इट इज जाट एंड सिख अगेन। तो ये सारी कम्युनिटीज, सारी कास्ट के जो मैंने आपको नेम मेंशन किए हैं, बताए हैं, ये सारी की सारी कास्ट जो हैं वो प्रॉपर्टी पर ओनरशिप रखती हैं रिस्पेक्टिव एरिया में। नंबर में ज़्यादा है, राजस्थान में राजपूत अच्छे खासे हैं, पंजाब में जाट और सिख अच्छे हैं, यूपी में जाट अच्छे नंबर में आपको मिल जाएंगे, एक काउंटेबल नंबर होगा। आंध्र प्रदेश में कम्मास और रेड्डी, तो ये पॉपुलेशन इनकी ज़्यादा होती है। और जब प्रॉपर्टी है, पॉपुलेशन है, इज इक्वल टू पावर, और इसी पावरफुल कास्ट को एम एन श्रीनिवास डोमिनेंट कास्ट कहते हैं। लेकिन आगे एम एन श्रीनिवास ये बताते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बारे में तो देख लिया कि क्षत्रिय और शूद्रा कम्युनिटी के पास वेरी स्पेसिफिकली हम लोग वैश्य भी काउंट कर सकते हैं, क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी प्लस शूद्रा, इन सब में इन कम्युनिटीज में लैंड की ओनरशिप पाई जाती है। लैंड की ओनरशिप अगर अपन एक जनरलाइजेशन करना चाहें कि सबसे ज़्यादा लैंड ओन कौन सी कास्ट करती हैं, देन क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। लेकिन यहाँ पर भी एक वेरिएशन ये देखने को मिलेगा कि मास पार्ट ऑफ लैंड जो है, जो बड़ी लैंड है, ठीक है, ये मास पार्ट ऑफ लैंड जो है वो तो है क्षत्रिय और वैश्य के पास, जबकि शूद्रा कम्युनिटी के पास जो लैंड है दैट इज वेरी लिटिल पार्ट ऑफ लैंड। ये कहलाते हैं मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। इनके पास या तो बहुत कम लैंड है या फिर मार्जिनल लैंड है, जबकि क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी के पास देखेंगे तो इनके पास मास पीस ऑफ लैंड है, जबकि शूद्रा कम्युनिटी के पास आपको इतनी ज़्यादा लैंड नहीं दिखेगी। अब इसका रीज़न क्या है कि शूद्रा कम्युनिटी के पास लैंड है तो सही लेकिन कम है, जबकि क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी के पास लैंड ज़्यादा है इन साइज। सो स्टूडेंट्स, द रीज़न इज हिस्टोरिकल रीज़न रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये वेरिएशन देखने को मिलेगा इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ऐसे क्या हिस्टोरिकल रीज़न रहे हैं? देखो स्टूडेंट, शूद्रा प्लस वैश्य, यहाँ शूद्र को अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यहाँ देखें तो इसके हिस्टोरिकल रीज़न रहे। हम लोग ब्राह्मण्स की बात भी करेंगे। ब्राह्मण कम्युनिटी को वैसे ही माना जाता था कि अगर वो लैंड ओन करती हैं तो अच्छा नहीं है, और हमारी जो वेरी स्क्रिप्ट्स हैं इसमें माना गया है कि ब्राह्मण कम्युनिटी, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर इतना ज़्यादा रिच है, इस वजह से उनको लैंड रखने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्षत्रिय कम्युनिटी राजा महाराजा रहे हैं, उनको पैलेस बनवाने रहे हैं और दूसरे काम के लिए भी इनको लैंड रखने की परमिशन थी।
वैश्य कम्युनिटी बेसिकली एग्रीकल्चर करती थी इनिशियली, फिर धीरे धीरे करके इन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपांशन किया और बिजनेस में वैरायटी क्रिएट की। कि इनिशियली सिर्फ एग्रीकल्चर करती थी, लेटर ऑन उन्होंने धीरे धीरे अपने दूसरे काम भी स्टार्ट किए। तो वैश्य कम्युनिटी को भी लैंड की ओनरशिप की परमिशन थी, लेकिन शूद्रा कम्युनिटी को लैंड ओन करने की परमिशन नहीं थी। इनका काम तो स्वीपिंग करना था, और जब इनका काम ही स्वीपिंग करना है, लैंड इनके किसी काम ही नहीं आनी है, इसीलिए इनके पास लैंड की ओनरशिप के राइट्स नहीं थे। तो फ्रॉम द स्टार्टिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग, ओनली 2 castes are used to own land। तो इनके पास शुरू से ये इकट्ठी करते आए, तो इनके पास तो इतनी सारी लैंड हो गई, इतना मास पीस ऑफ लैंड हो गया। जबकि शूद्रा कम्युनिटी को लैंड ओनरशिप के राइट कब मिले, है ना, लीगल राइट की बात कर रही हूँ, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिले हैं आफ्टर 1950 व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड। तो 1950 के बाद इनको राइट्स मिले, तो 1950 के बाद से इन्होंने लैंड ओन करना स्टार्ट की है। इस वजह से आज की डेट में ये ज़्यादा लैंड ओन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इनको बहुत कम टाइम हुआ है लैंड की ओनरशिप मिले। जबकि क्षत्रिय और वैश्य कम्युनिटी को देखें तो इनके पास तो हिस्टोरिकल राइट्स रहे हैं। अब ये शूद्रा कम्युनिटी क्या करती थी इसके बारे में देखें तो धीरे धीरे करके शूद्रा कम्युनिटी जो थी, इवन दो इनका काम स्वीपिंग रहा करता था, लेकिन कुछ जगह ऐसा भी देखने को मिला है कि शूद्रा कम्युनिटी को एग्रीकल्चर में कल्टीवेशन करने का राइट मिला। जस्ट कल्टीवेशन की वो कल्टीवेट कर सकते हैं, और एक तरह से फोर्स्ड लेबर वो करते थे। कहाँ करते थे फोर्स्ड लेबर? वो जो मोनार्क रहा करता था या फिर वैश्य कम्युनिटी जो रहा करती थी, इन दोनों के पास ही शूद्रा कम्युनिटी फोर्स्ड लेबर करा करती थी। और ये दोनों शूद्रा और वैश्य दैट टाइम क्षत्रिय और वैश्य ये दोनों डोमिनेंट कहलाते थे। शूद्रा कम्युनिटी का काम होता था इनके पास फोर्स्ड लेबर करना, और क्योंकि पहले एग्रीकल्चर ही एक रूरल सोसाइटी की लाइफ लाइन रहा करती थी, इसलिए ये शूद्रा कम्युनिटी फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में सर्व करती थी इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। जहाँ जिसको यूटिलाइज कर सकते थे ये डोमिनेंट कास्ट, उन्होंने शूद्रा कम्युनिटी को यूज़ किया। अब इनको रिक्वायरमेंट पड़ी एग्रीकल्चर में, तो इन्होंने एग्रीकल्चर में भी शूद्रा कम्युनिटी से फोर्स्ड लेबर करवाया और इनसे मोर एंड मोर बेनिफिट गेन किया। और आज की डेट में भी ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो प्रिविलेज होल्ड करती रही थी। धीरे धीरे करके नदर्न इंडिया में ये एक ट्रेंड देखने को मिला। नदर्न इंडिया में फ्री लेबर वाला, फोर्स्ड लेबर जिसको हमने कहा है, प्लस फ्री लेबर। फ्री लेबर का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्कर और फार्मर वर्क करेगा, कल्टीवेशन करेगा, और बदले में उसको और उसके फैमिली के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको अपने कंजप्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए कुछ फूड मिल जाएगा। ठीक है। नदर्न इंडिया में एक ट्रेंड रहा है फ्री लेबर का। फोर्स्ड लेबर तो हम लोग देख चुके हैं, अब फ्री लेबर की बात करते हैं। फ्री लेबर में ये कम्युनिटीज़ जो हैं ये एक फ्यूडल के यहाँ पे जॉब करती हैं, और इसके बदले में इनको मिलता क्या है? जस्ट फूड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फार्मर्स फैमिली। फार्मर की फैमिली के सर्वाइवल के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही फूड उनको मिलता है, उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलता है। स्टूडेंट, मैं वापस कह रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैं मन से नहीं कह रही हूँ, ये सारी रिसर्च बेस्ड स्टडीज़। स्टूडेंट्स, ब्राह्मण ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ऐसे ही सिस्टम के, जिनको हम लोग फ्री लेबर या फिर फोर्स्ड लेबर कह सकते हैं। गुजरात में ये चीज़, ये सिस्टम जो है वो कहा जाता है गुजरात में हलपति नाम से। हलपति, ये हलपति सिस्टम क्या है? आपका यही फोर्स्ड लेबर सिस्टम जो है वो हलपति सिस्टम कहलाता है इन गुजरात। जो हमारे स्टूडेंट गुजरात से हैं
वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से एक बार पूछ के देखें कि क्या ऐसा हलपति सिस्टम के बारे में उन्होंने कुछ सुना है। अगर उन्होंने कुछ सुना है, कोई इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है इंटरेस्टिंग शेयर करने जैसी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका में भी फोर्स्ड लेबर का जो सिस्टम ट्रेंड में रहा है उसको कहा जाता है जीता सिस्टम विच प्रमोट्स द फोर्स्ड लेबर। ठीक है, ये कर्नाटका में ट्रेंड में रहा है। और अगर अपन बिहार की बात करें, नदर्न बिहार की वेरी स्पेसिफिकली, तो नदर्न बिहार में इसको कहते हैं भूमिहार। ये भूमिहार सिस्टम भी फोर्स्ड लेबर या फिर फ्री लेबर को प्रमोट करता है। स्टूडेंट्स, now we are moving on complete new heading which is results of land reforms. Land reforms हुई हैं. Now we are moving on the second heading which is land reform, green revolution and emerging agrarian society. So land reforms में हम लोगों ने briefly आपका प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी डिस्कशन किया था। इसको थोड़ा सा इन डिटेल इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लैंड रिफॉर्म का जो ये हेडिंग है, इसकी फर्स्ट सब हेडिंग है कॉलोनियल एरा। कॉलोनियल एरा की हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो एग्रेरियन सोसाइटी में कॉलोनियल एरा में चेंज आए हैं एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस भी चेंज आए हैं। अब कॉलोनियल एरा में क्या चेंज था, इंडिपेंडेंस के बाद क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या चेंज आए हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सब हेडिंग विच इज कॉलोनियल एरा। प्री कॉलोनियल एरा में क्या था कि जो शुद्रा कम्युनिटी थी ये लैंड ओन नहीं करती थी, लैंड की ओनरशिप इनके पास नहीं थी, और लैंड की ओनरशिप जो थी वो अपर कास्ट के पास ही थी। लेकिन प्री कॉलोनियल एरा में जो लैंड ओनर कम्युनिटी थी, ये लैंड ओनर कम्युनिटी जो कि राजा महाराजा मोनार्क या फिर बड़े बड़े फ्यूडल्स रहा करते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे, ये खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। तो ये कल्टीवेशन किससे करवाएंगे, ये कल्टीवेशन किसी दूसरे फार्मर से करवाएंगे। ये फार्मर जो कि लैंडलेस फार्मर है, इस लैंडलेस फार्मर से ये कल्टीवेशन करवाते थे और इसके बदले में वापस मैं आपको वही बता रही हूँ, कुछ सम अमाउंट ऑफ दैट प्रोडक्ट जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो उसको दे देते थे। हाइपोथेटिकली अगर मैं कहूँ, अगर किसी फार्मर ने इस फ्यूडल या फिर मोनार्क या राजा जो है इसके पास कल्टीवेशन किया, इसके एग्रीकल्चरल फील्ड्स में कल्टीवेशन किया और 100 यूनिट्स और 100 बैग्स 100 क्विंटल्स ऑफ वीट अगर इसने प्रोड्यूस की है, तो इसको 1 क्विंटल या फिर और ज़्यादा कम, बिल्कुल कम, इसको खुद के सर्वाइवल के लिए अगर मैं कहूँ कि उस फार्मर को अपने खुद के सर्वाइवल के लिए वो प्रोडक्ट मिल जाता था और उसके बाद वापस उसको दूसरा काम करना पड़ता था। और ये पूरा का पूरा जो काम चलता था ये कौन करवाते थे, बड़े बड़े फ्यूडल्स या फिर मोनार्क किससे करवा रहे हैं, ऐसे फार्मर जो कि लैंडलेस हैं। बदले में क्या मिलता था, बदले में कोई बड़ा अमाउंट नहीं मिलता था, मिलता उतना ही था जो कि उनके सर्वाइवल के लिए काम आ सके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग मोर। लेकिन कॉलोनियल एरा में एक बड़ा चेंज आया। कॉलोनियल एरा में यूं तो रेवेन्यू कलेक्शन के बहुत सारे सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन एक बहुत अच्छे सिस्टम की जहां अपन बात करके देखें तो वो था रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी, RYOT, रैयतवाड़ी। स्टूडेंट्स, ये रैयत वर्ड जो है, ये रैयत वर्ड तेलुगु से लिया गया है, तेलुगु स्क्रिप्ट का ही ये वर्ड है, ठीक है। तेलुगु में रैयत का मतलब होता है फार्मर। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में ब्रिटिशर्स ने जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, इसमें उन्होंने क्या किया उसको पढ़ने से पहले वापस हम उसी पे आते हैं। अगेन थर्ड
पार्ट ऑफ हिस्ट्री, फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, तब जाके ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। टीचर ने ये अभी तक आपको पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है, डजेंट मैटर, लेकिन सोशोलॉजी के अगर इनिशियल 5 चैप्टर्स आपको अच्छे से समझने हैं, इनिशियल 5 चैप्टर्स ऑफ सोशोलॉजी आपको समझने हैं, तो 12th क्लास पार्ट 3rd एंड चैप्टर 1 ऑफ हिस्ट्री पढ़ो, तब जाके आप इनिशियल 5 चैप्टर्स ऑफ सोशोलॉजी अच्छे से समझ पाएंगे। मैं ब्रीफली बता रही हूँ कॉलोनियल एरा में कौन कौन से चेंजेस आए थे। इनिशियली टैक्स कलेक्शन या फिर रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम क्या होता था? मोनार्क होता था। मोनार्क एक मीडिएटर होता था, जिसको अपन फ्यूडल कह सकते हैं, ज़मींदार कह सकते हैं, और फाइनली होता था फार्मर। अब मोनार्क जो है वो अपॉइंट करता था इस मीडिएटर, फ्यूडल या फिर ज़मींदार को, और ज़मींदार की ड्यूटी रहती थी कि वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करे। रेवेन्यू कलेक्शन का जो ड्यूटी रहती थी वो इस ज़मींदार, फ्यूडल या फिर मीडिएटर की रहती थी कि वो फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेगा। और इस कंडीशन में होता क्या था कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता था। पहली बात तो फार्मर्स का कौन करता था? ये मीडिएटर, ये फार्मर, ये ज़मींदार जो है, ये मीडिएटर, फ्यूडल एंड ज़मींदार जो है वो फार्मर का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करते थे, फर्स्ट थिंग। और कई बार जो सर्टेन टैक्स होता था वो उससे और ज़्यादा इनसे वसूल करते थे। तो फार्मर की जो सिचुएशन थी वो तो वीक टू वीकर होती जा रही थी। क्यों होती जा रही थी? क्योंकि ये मीडिएटर उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने भी इनिशियली तो जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है इसी को ही फॉलो किया कि यहाँ ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिशर्स के बाद एक ज़मींदार हैं, और ज़मींदार के बाद एक फार्मर है, और ब्रिटिशर्स ज़मींदार से लेंगे और ज़मींदार फार्मर से लेगा। लेकिन वेस्ट बंगाल में ये रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम जो है कंप्लीटली फेल हो गया, और क्योंकि ये फेल हो गया, लेटर ऑन रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, और इन दिस सिस्टम जो मीडिएटर का रोल था उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। होता ये था ब्रिटिशर्स एंड डायरेक्टली फार्मर। जो मीडिएटर पहले यहाँ हुआ करता था वो मीडिएटर अब नहीं रहा। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली उस फार्मर से रेवेन्यू कलेक्ट करने लगे, जिससे कि जो ये मीडिएटर फार्मर का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करता था वो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन पहली बात ख़त्म हुआ। अब जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म हुआ तो फार्मर सेविंग करने लगा। सेविंग जब उसकी बढ़ी तो वो इन्वेस्टमेंट करने लगा, और इन्वेस्टमेंट जब उसने किया तो उस फार्मर की इकोनॉमिक स्टेटस जो थी वो अपवर्ड गई, जबकि पहले वाला जब मीडिएटर रहा करता था तब उस फार्मर की इकोनॉमिक स्टेटस वीक टू वीकर और डाउनवर्ड जा रही थी। ये एक डिफरेंस देखने को मिला। ये एक लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इन इंडिया। Students, this is the end of this video. In next videos, we will continue this chapter. Till then, if you have any question, query or doubt, you can contact to me. Keep learning, stay at home. This is Rajni Gagwani signing off.